बड़ा काज है स्मोकिंग हार्ट अटैक का। तो स्मोकिंग भी एक नशा है, मोबाइल एडिक्शन भी एक नशा। उनके बुत होंगे पत्थर का खुदा होगा, वो महफिल कैसी होगी जहां मेरा दम नहीं। जो कश्मीर का कल्चर है, नमक वाली चाय तो मैंने पी ली तो मुझे रोशनी आ गई कि ये कहाँ से किरण आई। सब अपने या खून के रिश्ते हो या प्यार के रिश्ते हो, सब बिखर। दिल नहीं है मुझे ये एहसास क्यों है, मेरी धड़कन की तरह वो मेरे आसपास क्यों है। मैं एक तवाइफ की तरह हूँ रुस्वा, तवाइफ मैं नहीं, मेरा अपना भी अजनबी जैसा मेरे पास क्यों है। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ ऑब्जर्वर, मैं तौसीफ भट्ट। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर हिलाल मंजूर, जिनका पेन नेम ताबिश है। ये न सिर्फ डॉक्टर है बल्कि अदीब होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है। सबसे पहले हिलाल साहब आपका खैर मकदम करते हैं और जानना चाहते हैं डॉक्टर बनने से ताबिश हिलाल मंजूर से लेकर ताबिश तक सफर कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच तौसीफ, आई एम हियर। मेरी खुशनसीबी है, नाचीज हूँ। बादे सबा दिल ने कहा उजाला तेरे साथ है, न घबरा तू अंधेरों से सवेरा तेरे साथ है। खुशी खुद ब खुद कदम चूम लेगी, तू बढ़ता जा मंजिल की तरफ, हौसला तेरे साथ है। ये जो हौसला है, मतलब जो इंसान बिखरता है तो बिखरना कोई बुरी बात नहीं है, सब बिखरते हैं, पर बिखर के बिखर जाना बुरी बात है। बिल्कुल। और बिखर के संभल जाना, समेट लेना अपने आप को, वो हौसला जिसके पास हो, उम्मीद हो, मैं चाहता हूँ ये हौसला और उम्मीद हर इंसान के पास हो। तो जो उम्मीद है वो एक तरह की इबादत है और एक तरह का मतलब नेक काम है। बचपन से मेरी हनफिया स्कूल में हुई है, उसके बाद थोड़ा सा हमारा कॉलेज हुआ है 6 महीने के बाद में मैं बाहर पंजाब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की। तो यहाँ से वहाँ का सफ़र, बचपन में तो मुझे कुछ आता जाता नहीं था, तो वहाँ का सफ़र थोड़ा जिसको कहेंगे कठिन था, पर जो कठिनाइयाँ आए तो कदम पे कदम चल के कठिनाइयाँ दूर होती है, आसान लगती है। तो जैसे एक चाय का कप कैसे बनाते हैं नहीं मालूम था, घर में मैंने कभी चाय का कप हाथ से नहीं उठाया था, खाना बनाने की दूर की बात थी, कपड़े प्रेस करने की या कपड़े धोने की ऐसा कुछ नहीं था। तो जो सफ़र था शॉर्ट में, वहाँ जब गया मैं तो बहुत अजीब लगा अचानक कि यहाँ का खान पान, जो हमारा सोशल लाइफ है, हमारा पहनावा है, हमारा खाना पीना है, वो सब कल्चर डिफरेंट था। तो इससे पहले मैं 12वीं से पहले बाहर नहीं गया था, 12th के बाद मैं बाहर गया हूँ, अपने पापा के साथ गया हूँ। तो वहाँ जिस टाइम मुझे याद है मेरे पापा छोड़ के आए मुझे, तो मैं रो रहा था, तो मेरे पापा ने कहा था एडमिशन जाने दो, छोड़ो आओ वापस। तो मैं रुका। जब मैंने वहाँ के हालात देखे तो जो ये खाना हम यहाँ कैसे, हमारा जो खाने पीने का जो रिवायती हिसाब है, तो मुझे मिला नहीं वहाँ। तो करीब 24 डेज के बाद में भाग गया। तो वापस आया तो पापा घबरा गए कि शायद छोड़ के आया। जो कश्मीर का कल्चर है, नमक वाली चाय तो मैंने पी ली तो मुझे रोशनी आ गई कि ये कहाँ से किरण आई। तो पापा भी अदीब थे, वो कलमकार थे, लिखते थे। अभी अदीब है, सॉरी। तो मैंने सुना कि आपने 11th क्लास में एक बुक लिखी है, हाँ, साज़े जिंदगी। हाँ, सजा जिंदगी की। उस मीर साहब हैं जो चीनी चौक में रहते थे, मीर साहब ने उसकी गलतियां थोड़ी सी निकाली और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जब देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो लिखी थी। आपको कैसे शौक हुआ उस उम्र में बुक? एक्चुअली पहले ही मैं लिखता था, थोड़ा मैं शायरी लिखता था, थोड़ा। मेरे पापा मंजूर कश्मीरी वो बहुत अच्छे राइटर हैं, कई बुक्स है, कई अवार्ड्स है उनकी है। अधूरी तहरीर जो उर्दू में है उनकी है, रेहत रोतल जो कश्मीरी में है उनकी नावल है, हारी दरबार उसका अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, यहाँ के अवार्ड। बहुत अच्छे राइटर है, अभी भी बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो मैं चाहता हूँ मैं कुछ बुक्स इंशाल्लाह उनकी पब्लिश करूँ। तो उन्होंने कहा भी, मुझे वो बीमार थोड़े से है तो उनको लगा था तब, तो मुझे कहा कि ये जो बुक्स है ये आपने पब्लिश करनी है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर ये करूँगा, और मेरा भी 1-2 बुक्स पे काम चल रहा है माशाल्लाह। तो उसमें था, मैंने उसमें एक मतलब जो शौक कैसे हुआ लिखने का उस उम्र में? लिखता था मैं, जैसे पापा को मैं देख रहा, पापा को देखी कि लिख रहा है तो मैं भी लिखता था। और शायरी, अच्छी शायरी, ये जो मैंने लिखता था, जो
मैंने एक नज्म लिखी कोई थी। पहला शायर जो आपने लिखा है हाँ, वो याद है? मैंने नज्म लिखी थी, बहुत गहरी नज्म, आज भी मैं ऐसी लिख नहीं पाता हूँ। वो था जो ये सजा कुछ भी नहीं, सजा कुछ भी नहीं है ये, पत्थरों के बुत होंगे, पत्थर का खुदा होगा, वो महफिल कैसी होगी जहां मेरा दम निकलेगा, बुतों के आंखों से छलक आएंगे आंसू जब मेरी मैयत बाजार से निकलेगी, अब क्या पूछते हो तुम बहारों से, वो चला आंधी की तरह, चंद यादों के जख्म रह गए, और सजा कुछ भी नहीं, और सजा कुछ भी नहीं, और सजा कुछ भी नहीं। ये नज्म जिसको भी मैंने बोली, जितने भी मेरे मतलब मेरे पापा है या जो भी अच्छे राइटर है, वो हैरान है कि ऐसा, और आज भी मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा लिखूं, पर ऐसा अभी तक मैंने, तो ये उन वो अंदर से एक कुछ नज्मों में सजा कुछ भी नहीं, मुझे खुद भी ये प्यारी है। बाद में मैंने अच्छी गजलें भी लिखी है, वो संग दिल नहीं है मुझे ऐसा एहसास क्यों है। अक्सर हमने देखा है यहाँ पे कि शायर वही बनते हैं जिनको कोई ठोकर लगता है या ब्रेकअप वगैरह होता है। आप उस उम्र में आप इतनी गहरी शायरी? तब तो ऐसा कुछ नहीं था, पर कुछ है ना कि वहाँ मैं अपने घर से नानीहाल था, 11th और 12th में नानीहाल रहा हूँ, मेरी नानी बहुत प्यार करती थी मुझे, तो 11th 12th नानीहाल में रहा। समथिंग जो पापा से दूर था या उनसे दूर था, तो मे बी इसका कुछ असर था, इसका असर था, कुछ था कि थोड़ा सा दूर था, तब मिलिटेंसी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो और मेरी नानी जो थी वो कहती थी मेरी देखभाल में ये रहना चाहिए। हाँ, तो उसकी देखभाल में वो काफी, उसका विजन भी अच्छा था। तो ऐसी शुरू हुई मेरी ये जो शुरुआत हुई है। फिर आप डॉक्टर बने, आप एज ए प्रोफेशन आप एक डॉक्टर हैं, और आपका जो शौक है वो लिखने का है, ये दोनों चीजों को आप कैसे बैलेंस करते हैं? शौक आज भी मैं लिखता हूँ। जो डॉक्टरी तो मेरे जो पेरेंट्स है या नानी है उनका सपना था। मेरा सपना था कि मैं लेखक बनूं, अच्छा लेखक बनूं, और बचपन से था जो एक होता है कि मैं मतलब लिखूं या बॉम्बे जाऊं वहां भी लिखूं। मैंने 2-3 ट्राई भी की, हो सकता था वहां अच्छा फ्यूचर था, वहां किसी कारण से मैं वापस आया। तो बाद में कुछ जिंदगी ने जो उतार चढ़ाव है, तो कभी हम उसकी गंभीरता से हम वो बात करेंगे। बहुत उतार चढ़ाव है जिंदगी में, तो उसको समेटा संभाला, जिसमें बहुत पत्ते बिखर गए, सब अपने या खून के रिश्ते हो या प्यार के रिश्ते हो, सब बिखर गए। तो फिर जो मेरे पास एक रास्ता था कि ऊपर वाले को चुनना है, तो हमने सजदा उसकी बारगाह में डाल दिया, तो उसने कभी हारने नहीं दिया। भले ही सारे लोग अपोजिशन में आए, सारे लोग अलग हो गए, सारे लोग दुश्मन हो गए, अपने भी खून के रिश्ते भी, पर ऊपर वाले ने हाथ थाम के रखा। और मैंने खुद एक्सप्लेनेशन का कुछ जवाब नहीं देना, एक्सप्लेन करना नहीं, क्योंकि मैंने कहा टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सब इनको समझ आएगा, और इंशाल्लाह मेरी होप है कि आ जाएगा जरूर। तो वो इसीलिए मैंने कहा जो बिखरते हैं, बिखरना ठीक है, पर बिखर के संभल जाना, अपने आप को समेट लेना, ये एक कला है, और मैं चाहता हूँ हर एक में ये कला हो। आज तक की जो सबसे आपको जो लग रहा है कि मैंने एक अच्छी गजल लिखी है, वो कौन सी है? वो हमेशा मेरी रहेगी। गजलें बहुत है, ये है वो संग दिल नहीं है मुझे एहसास क्यों है, मेरी धड़कन की तरह वो मेरे आसपास क्यों है, मैं एक तवाइफ की तरह हूँ रुस्वा, तवाइफ मैं नहीं मेरा अपना भी अजनबी जैसा मेरे पास क्यों है, मैं रोज चुपचाप जख्म से ये कहता हूँ खुदारा महकना छोड़ दो, तुम्हें ऐसी प्यास क्यों है। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी गजल है और लंबी गजल है। चलो बिल्कुल, ये मेरी इसमें बहुत गहराई है। तो बहुत अभी लिखने का टाइम मिल रहा है आपको? हाँ, निकालता हूँ। जीएमसी में आप काम कर रहे हैं, भीड़ भाड़ रहती है, टेंशन रहता है? बिल्कुल। मैं जो मेरा प्रोफेशन हूँ, पेशेंट आए तो पहले मेरे दिमाग में होता है कि इसके साथ जस्टिस होना चाहिए हर हिसाब से, न कि एक तो उसकी हिस्ट्री पूछना और ऊपर से जो मैं लिखूं उससे भी वो जस्टिस हो। अगर मेरे से वो जस्टिस नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं उसको आगे भेजूंगा। अगर वो न्यूरोलॉजी के लिए है तो मैं न्यूरोलॉजी को भेजूंगा, आई वाले को आई के लिए भेजूंगा, आर्थो को आर्थो भेजूंगा। ये एक अंदर से है, या कार्डियो का है तो उसको कार्डियो भेजूंगा। उसके साथ पहला ये है, ये कोई मेरा बड़प्पन नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो मेरी लिमिट में है मैं उसको ठीक कर पाऊं। अगर मेरे लिमिट से बाहर है तो उसको मैं डॉक्टर साहब, जैसे मैं एक अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि जो लेखक होते हैं, अदीब होते हैं, उनको वो वाहवाही के
طلبگار ہوتے ہیں کہ ہر کوئی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظمیں پڑھی جائے, ہم جو لکھیں گے لوگ پڑھیں گے, ہم کو شاباشی دیں گے, ہم کیسے لکھ رہے ہیں. تو کبھی کسی پیشنٹ کے ساتھ دوستی ہوئی, اس کو اپنا داستان سنائیں. کئی مطلب میرے کلوز پیشنٹ ہو گئے, جو ریلیشن بہت اچھی پیشنٹوں کے ساتھ, جو آگے جا کے جو آج دور سے آپ کے پاس پیشنٹ آئے تو ان کے ساتھ ریلیشن بنی ہے, میں ویسا کہہ رہا ہوں. ہاں اچھے ریلیشن ہوئے ہیں کہ میرے ایک دو دوست ہے جو رائٹر, خود بھی وہ لکھتے ہیں, پھر ان کو جب میں نے جان لیا تو انہوں نے جان لیا, تو آپس میں شیئر اپنی جو تھاٹس ہے, یہ جو ہمارے غزلیں یا نظمیں ہیں, بعد میں نے سٹوریز لکھنا شروع کر دی. تو بہت اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کا, ہم جب اس غزلوں سے یا نظم سے درد بیان کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا وہ سمجھ پاتے ہیں کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے, اس کے اندر کتنا درد ہے, یا اس کے اندر اس نے کتنا سہا ہے لائف میں. بالکل سمجھ آتا ہے کہ لائف کا جو گراف ہے وہ کیسے چل رہا ہے. بالکل. تو اب ہم دوسرے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں, ہم جانے کی تھوڑے سے جو سوشل ایشوز ہے یہاں پہ, جیسے آج چھوٹے بچے ٹین ایئرس ڈپریشن اور سٹرس کا شکار ہو رہے ہیں, سوسائڈل کیسز سامنے سے آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجہ ہیں, میں گن چن کے جو ٹین ایج یا 12th 11th کے جو بچے ہیں میں نے دیکھے, ایک تو ہمارا گیپ ہے, کچھ ان کو لگ رہا ہے جنریشن کا گیپ ہے, پر ایسا کچھ نہیں ہے. تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے. میں نے جب بڑا ہو رہا تھا مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ میں کچھ ترم خان ہوں, پر مجھے پتا نہیں تھا کہ آگے جو میرے پاپا ہے اس نے سب کچھ دیکھ کے رکھا ہے, دیکھ لی ہے. اور جب میں آگے بڑھا تو پھر مجھے لگا کہ واقعی ان کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اور ان نے کتنی دنیا دیکھی ہے, ابھی تو میں بہت سال تک نہیں دیکھ پاؤں. تو جو بچے ہیں, ایک تو جیسے ہمارے ٹائم پہ موبائل سٹارٹ ہوا, یہ اتنا نہیں تھا, اتنا فاسٹ نیٹ نہیں تھا, باقی چیز نہیں تھا, سٹارٹ شروع ہوا تھا. آج کل بچے میں نے اکثر دیکھا کہ بہت سارا ٹائم اسکرین جو موبائل پہ ہوتا ہے, کھانا بھول جاتے ہیں, سونا بھول جاتے ہیں, اور جو ریلیشن ہے پیرنٹس کے ساتھ وہ بھی بھول جاتے ہیں, اور اس سے تھوڑا وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. وہ مانتے نہیں ڈپریشن, جس طرح دیپیکا پادونکر, وہ بہت دیر بعد اس کو لگا کہ مجھے ڈپریشن ہے, جب ڈاکٹر نے اس کو کہا بھائی ڈپریشن ہے, تب وہ مان گئی کہ ہاں سالوں بعد مجھے ڈپریشن ہے. ایسے بہت سارے بچے ہیں ڈپریشن کے شکار ہے. ایک تو ان کو جو آگے جا کے زندگی میں کیا کرنا ہے, کچھ ہماری بھی یہ ذمہ واری ہے. ایک ہم کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر بننا ہے, نہیں انجینئر بننا ہے, نہیں آپ کو وکیل بننا ہے, نہیں آپ کو IAS کرنا ہے. ہم نے تھوڑی بہت فریڈم دینی ہے اپنے بچوں کو کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہو, اور وہ جو زندگی اگر اس میں کھیل کود میں ہو تو اس کو آگے اس میں پڑھنے. اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہے تو ٹھیک ہے, اوکے, اس کو ڈاکٹر بناؤ. انجینئر بننا چاہتا ہے بننا, رائٹر بننا چاہتا ہے اس کو بناؤ رائٹر. اگر وہ سوشل ورک کرنا چاہتا ہے, جرنلسٹ بننا چاہتا ہے اس کو بننے دو. ایک تو رکاوٹ نہیں بننا, اس کو فریڈم تھوڑی سی دینی ہے. اور جیسے فرینڈ ریلیشن ہے اس کے ساتھ ایسے ڈیولپ کرنی ہے فرینڈ ریلیشن شپ. اگر زیادہ دیر اسکرین, اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پیار محبت سے اس کو دیکھنا ہے. اگر وہ کسی بری سنگت میں ہے تو اس بری سنگت میں سے اس کو نکالنا ہے. نہیں نکالنا ہی نہیں کافی ہے, جو بری سنگت ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ ہمارے ماحول جو سوسائٹی ہے اس کا دائتو ہے, اس کی ذمہ واری ہے, ہمارے NGOز کی, گورنمنٹ کی, اور جہاں ہم رہتے ہیں سب کی ذمہ واری ہے ان کو اس چیز سے باہر نکالے. 100 days کا تو نشہ مکت ابھیان تو چل رہا ہے, پر جب تک ہماری اویئرنیس نہیں ہوگی, تو میں نے ایک فریز کہی تھی, جیسے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, پر اویئرنیس از بیٹر دین پریونشن. اویئرنیس ہوگی کہ اس چیز سے آپ کو آگے جا کے بہت لاس اٹھانا پڑے گا, بہت لاس اٹھاؤ گے آپ, تو اس چیز سے دھیرے دھیرے ہم روک سکتے ہیں. اب نشے کی بات کی ہے, جو آج نشہ مکت چل رہا ہے, نشہ مکت ابھیان یعنی کہ پورے انڈیا میں بھی چل رہا ہے, ہمارے کشمیر میں بھی چل رہا ہے. تو یہ 100 دن کا جو پروگرام ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 100 دن پروگرام چلانے سے ہمارا یہ نشہ یہاں سے ختم ہو جائے گا, اور وہ جو نشہ ہے اس سے کیسے بچے دور ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا ناسور بن چکا ہے. پہلے پروگرام تو بہت اچھا ہے, اس میں اویئرنیس آئے گی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جیسے میں یہ نہیں کہوں گا جو سگریٹ اسموکنگ جس میں لکھا ہے انجریس, بالکل, تو جو اسی سے جو لیٹسٹ ریسرچ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جو کارڈیک, جو ہماری کانفرنس تھی کارڈیک کیئر JMC اننت ناگ ڈالگام میں, جو نارتھ انڈیا ہے, بڑی کانفرنس تھی, وہاں پہ پرنسپل تھے, سارے سر تھے, شوکت سر سے مقبول سر تھے. انہوں نے کہا کہ جو اسموکنگ سب سے بڑا کاز ہے اسموکنگ ہارٹ اٹیک کا.
تو स्मोकिंग भी एक नशा है, मोबाइल एडिक्शन भी एक नशा है, और अल्कोहल वो भी एक कंजप्शन, उसमें तो होश रहता नहीं है, वो भी मदर नशा ऑफ ऑल ड्रग्स। है कि नहीं। फिर उसके बाद में आएंगे चाहे कैनबिस है, चरस है, चाहे मॉर्फिन है, या कुछ भी जो बाकी इंजेक्टेबल है, या ये कितनी अच्छी दवाइयाँ हमारी है, कोडीन फास्फेट, उसको नशे में लोगों ने तब्दील कर दिया, कितने अच्छे हैं, नार्कोटिन 4 था, कोडीन फास्फेट था, या प्रिगैबलिन है, गाबापेंटिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन से लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो अवेलेबल तो आप फ्रीली नहीं मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। कम से कम लोगों को एक अवेयरनेस होनी चाहिए सबको कि ये चीजें इंसानी सेहत के लिए, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों के लिए सही नहीं है। वो हमने प्रोग्राम्स तो चलाने हैं इसीलिए कि हम इनका पहले दिमाग में डाले कि ये चीज कितनी बुरी है, इस चीज से आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपकी जो बॉडी है, आपके जो सिस्टम्स है, ये कैसे ब्रेक हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस चीज से जब हम अवेयर करेंगे मजहबी तौर पे, हर मजहब में, किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा आप चरस पी लो या आप कुछ और कोकीन ले लो या कुछ, हर मजहबी तौर पे भी हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और जहां तक मेरा पर्सनल है बीइंग ए मुस्लिम, कि जो हम अपने मजहब से जो बच्चों ने दूरियां बनाई है, ये भी एक सबब है। ये नहीं है कि जो हिंदू है हिंदुइज्म से भी दूर हो रहे हैं, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियनिटी से दूर हो रहे हैं। मैंने खुद देखा हमारे बच्चे हमारे मजहब से थोड़ा दूर हो रहे हैं। हमने उनको दिखाना है कि सही रास्ता क्या है, जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिखाया है वो चुन लो। कि मैंने खुद देखा, मैंने आपको कहा कि एक ही रास्ता था, अदरवाइज मैं भटक गया होता, मैं या तो मैं बर्बाद गया होता या मैं सुसाइड किया होता। कि इसी मजहबी चीज ने, इसी मेरे कुरान ने और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, उन्होंने मुझे संभाला और मैंने देखा। और मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक सिंगर भी था, गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, पर कुछ टाइम से नहीं, आज काफी अब कुछ साल हो गए, 2022 से एक अलग चेंज हुआ है कि डिफरेंट जो मेरे कुरान के आयत है वो मैं सुबह 1-1.5 घंटा 2 घंटा, शाम को भी ऐसे, इसमें मेडिटेशन कहते हैं, ऐसी मेडिटेशन हमने सब बच्चों को देनी है। ऐसा है जिस तरह योगा है, वो हमारा योगा तो यही है, हमारी मेडिटेशन यही है कि हम लोग इसमें गुम हो जाए, देखे, और जिंदगी आसान हो जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। डॉक्टर साहब, आखिर में ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमारा लंबा हो जाएगा, जो जेनजी है, जो आज एआई का दौर है, वो वीडियोस देखते हैं, वो कौन से वीडियोस देखते हैं? जो हम बनाते हैं। हाँ, मोबाइल उनके हाथों में हमने दिया, बिल्कुल। वो वही जो हम आज कंटेंट उस पे चलाते हैं, फिक्शस कंटेंट चलाते हैं, चाहे एआई थ्रू बनाते हैं या जिसकी कोई दलाइल नहीं होती है, वो वही उसी चीज को सच मानते हैं, उससे वो खराब हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई लॉ बनना चाहिए, इस पे कोई नहीं? मैंने पहले जिस तरह, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लॉ पास किया उन्होंने, 16 अंडर 16 तक मोबाइल में कोई उलट पुलट चीज नहीं देख सकता, अदरवाइज उनको कम से कम $500 तो कंपनी को पे करना होता है अगर किसी ने एक बार देख लिया तो। वहां सर्वेलेंस है, वहां देखभाल है 16 अंडर 16 एज तक। मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी कई बार कहा कि हमारे इंडिया में पूरे, मैं तो चाहता हूं पूरे वर्ल्ड में ऐसा लॉ हो कि जो बच्चे हैं 16 तक, एटलीस्ट 16 तक, उनको ऐसा कॉन्टेक्ट वो ना देखे, वो उसी चीज को सच मानते हैं। हाँ, वो मानते भी सच है और गलत चीजें भी देखते हैं, मोबाइल में ऐड भी गलत आते हैं। उनमें रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि जो हमारा जो नेटवर्क है, चाहे वो जिसका भी है, एयरटेल हो, टाटा हो या जियो हो, उस पर एक लगाम होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो कि 16 तक उनको कार्ड या जो एज दिखानी पड़े वहां, वो ना देखे। तो ऐसी चीजों पे मैं तो चाहता हूँ हर शख्स के लिए रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कुछ अशार और आपके कोई मैसेज? मेरी मैसेज तो ये, आज तो जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, मेरी यूथ से है कि अगर करना है नशा तो जिंदगी का नशा करो। आप खेल कूद में, आप पढ़ाई में, कितने लोग केस आईएएस या इसके अलावा बहुत सर्विसेज हैं, फॉरेन की सर्विसेज है, रेलवे की सर्विसेज है, जर्नलिज्म है। मैं चाहता हूं हमारे J&K में कि बहुत अच्छा जर्नलिज्म हो। मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरा कल डॉक्टर मंजूर है फ्रॉम पुलवामा, वो कह रहा था कि बच्चे को किस फील्ड में डालें, आप मुझे राय दो। मैंने पहला
बाई गॉड कहा कि जर्नलिज्म में डालो, मैं चाहता हूँ अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छा प्रोडक्ट बने, अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सोशल वर्कर बने, हर फील्ड में मैं चाहता हूँ बच्चों को जितना टाइम है मोबाइल का टाइम कम करे और थोड़ा दिमाग अपना, जितनी भी जो भी जनरेशन आज तक आई, चाहे वो एलन मस्क हो, वो सब किताबों से पढ़ के आए बिल्कुल सारे लोग। और ऐसी जो अंडर 16, 20, 24 तक आज तक उस एज ने अभी तक कुछ नहीं दिया, जितना भी दिया वो सारे हमारे से आगे वाली जनरेशन है या जो हमारे से आगे 60s है, 60 वही उन्होंने ही आज तक वही हम देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो या नासा हो। तो मैं चाहता हूँ वो भी उसी तरह पढ़े और किताबों से ज्यादा पढ़े। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं 2-2 चश्मे लगाता हूँ, चाहता हूँ मैं किताब से ही पढूं, मोबाइल से ना पढूं। यही मेरी लास्ट हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे यूथ अच्छा काम करे और हमारे देश का और हमारे स्टेट का, J&K का, स्पेशल कश्मीरी पीपल अपना अपने आप को रोशन करे और दिखाए सबको। थैंक यू। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिलाल मंजूर, पेन नेम जिनका ताबिश है। कुछ बातें रह गई, अपने अगले जो इंटरव्यू होंगे वो बातें भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको मजा आया होगा। तो आप भी बने रहे हमारे साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।